कौन कौन से, अच्छा अब तुम मत बोलना हर्षित मिश्रा, कौन कौन से रिस्पॉन्सेस थे कोई बताएगा, जितने भी टर्मिनेशन रिस्पॉन्सेस? मैम absence of return, GPS action, PED, phosphatase और desensitization। वेरी गुड, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जीपीसीआर इन आई देखेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने ग्लाइकोज एंड मेटाबॉलिज्म को लेके देखा, आज हम लोग देखेंगे जीपीसीआर इन आई, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ेंगे डिसीजेस, और फिर एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं जीपीसीआर के मुझे मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं जीपीसीआर इन आई को लेके। देखो मैं पहले थोड़ा इन शॉर्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि टू टाइप्स के फोटो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं साइट के लिए। वो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड सेल्स होती हैं वो लो लेवल ऑफ लाइट पर काम करती है, वेरी लो लेवल्स ऑफ लाइट पर काम करती है, ठीक है। जबकि कोन सेल्स के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर अ लॉट अच्छा। रॉड सेल्स क्योंकि बहुत कम लेवल की लाइट पर काम करते हैं तो इसीलिए ये नाइट विजन में यूज होते हैं, रात में, ठीक है, डार्क में। और क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा कोन सेल्स को बहुत ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो इसीलिए डे विजन में काम आते हैं कोन सेल्स, ठीक है। और क्योंकि आपके रॉड सेल्स नाइट विजन में काम आ रहे हैं तो इनमें आपको जो ग्रे स्केल में देखने के लिए मिलती है, और जो कोन सेल्स होते हैं वो आपको किस में देखने को मिलते हैं, आपको कलर, आप कलर सी कर सकते हैं, सी कलर, ठीक है। कलर्स आपको किस में देखने के मिलते हैं, कोन्स के लिए। और जो रॉड सेल होती हैं वो क्योंकि हेल्प कलर विजन में, तो इसीलिए नाइट विजन में हेल्प करती हैं। और इसमें इसीलिए आपको एवरीथिंग जो सब कुछ है वो आपको ग्रे स्केल में देखने के लिए मिलता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो सुनना मेरी बात। टू टाइप्स के फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं साइट के लिए। पहला होता है रॉड्स, दूसरा सबको समझ आएगा, बस सुनते जाओ मेरी बात। दूसरे होते हैं कोन्स। जो रॉड सेल्स होते हैं वो वर्क करते हैं बहुत लो लेवल ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। और जो कोन सेल्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। तो क्योंकि रॉड सेल बहुत कम लो लेवल ऑफ लाइट पर काम करते हैं तो इसीलिए ये यूज होते हैं नाइट विजन में, क्योंकि बहुत कम लाइट मींस बहुत कम फोटोन्स जो है रिक्वायर्ड है रॉड सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स डोंट हेल्प विथ कलर विजन, विच इज वाई एट नाइट वी सी एवरीथिंग इन ग्रे स्केल। आपको सब कुछ क्या देखने के लिए मिलता है, ग्रे स्केल पे देखने के लिए मिलता है। जबकि आपकी बात की जाए कोन्स की, जो कोन सेल्स होती हैं इसमें हमें कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये किसमें काम करता है, डे विजन में। इतना बात सबको क्लियर हुआ? ये जस्ट बेसिक था, जो 12th में भी पढ़ा होगा रॉड्स और कोन्स को लेके, ठीक है। अच्छा अगर याद नहीं रहता हो तो कैसे याद रख सकते हो, जैसे मतलब मैं याद रखती हूँ, रात में हम लोग रॉड जलाते हैं, भाई ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो उनको हम रॉड्स भी बोलते हैं। तो रात के लिए रॉड्स काम करते हैं, ठीक है, और कोन दिन के लिए। मैं ऐसे याद रखती हूँ, बाकी तुम लोग जैसे याद रखना चाहो। चलो अब नेक्स्ट आओ। अब हम, ये तो बेसिक था कि फोटो रिसेप्टर। अब हम बात करेंगे जीपीसीआर इन आई। ध्यान से सुनना। पहले मुझे ये बताओ कोई भी कि हमने क्या 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे जीपीसीआर के। कल जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे तो जीपीसीआर के हमने 3 कंपोनेंट्स क्या पढ़े थे, लाइगेंड, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन एंड इफेक्टर मॉलिक्यूल। हाँ देखो, एक रिसेप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है, एक हमने जी प्रोटीन पढ़ा था, और एक हमने इफेक्टर मॉलिक्यूल पढ़ा था। आई थिंक सबको याद होगा ये चीज।
अब देखो GPCR इन आई में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। देखो मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये है आपका रिसेप्टर, जिसे आप बोलेंगे रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन। देन यहाँ पर, वहां पर हमने जी प्रोटीन पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर सेम प्रोटीन होती है, लेकिन उसका नाम होता है ट्रांसड्यूसिन। क्या नाम होता है? ये है वाली ट्रांसड्यूसिन, ठीक है। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी सबको। और वहां पर हमने इफेक्टर मॉलिक्यूल पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे PDE कॉम्प्लेक्स के बारे में, PDE कॉम्प्लेक्स के बारे में। चलो आ जाओ एक एक करके। देखो पहले अब हम बात करेंगे आपके पहले हम लोग रोडोप्सिन की बात करेंगे। अगर आप रोडोप्सिन का स्ट्रक्चर देखो तो ये आपको कैसा मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा है? इंटीग्रल, पेरिफेरल या लिपिड लिंक? बताओ। एग्जैक्टली, ये पहली बात, ये क्या है आपका? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि आपको रॉड सेल्स में देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द रॉड सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। देखो रोडोप्सिन दो कंपोनेंट से या दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोटीन और दूसरा होता है क्रोमोफोर। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं क्या कह रही हूं। जो आपका रोडोप्सिन होता है वो आपके दो पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज व्हाट? प्रोटीन, सेकंड इज व्हाट? क्रोमोफोर। यहाँ पर जो प्रोटीन है उसे हम बोलेंगे ऑप्सिन। प्रोटीन क्या है? ऑप्सिन। और क्रोमोफोर क्या है आपका? 11 सिस रेटिनल। जो आपका रोडोप्सिन है वो कंटेन करता है टू पार्ट्स को, एक प्रोटीन और एक क्रोमोफोर। प्रोटीन क्या है? ऑप्सिन मॉलिक्यूल। प्रोटीन क्या है? ऑप्सिन मॉलिक्यूल। और क्रोमोफोर क्या है? 11 सिस रेटिनल, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्सिन की, ऑप्सिन बेसिकली आपका 348 अमाइनो एसिड का होता है, 348 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का। और ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इतनी बात सबको समझ आई रोडोप्सिन के बारे में? बताइए। यस मैम। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनना। देखो रोडोप्सिन आपको देखने से ही पता लग रहा है ये क्या है आपका? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। रोडोप्सिन आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? रॉड सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि रॉड सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो रोडोप्सिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है क्रोमोफोर। प्रोटीन यहाँ पर क्या है? ऑप्सिन मॉलिक्यूल। और क्रोमोफोर क्या है? 11 सिस रेटिनल। अगर ऑप्सिन मॉलिक्यूल की बात की जाए वो 348 अमाइनो एसिड का बना होता है और ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, वहां पर हमने जी प्रोटीन पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसिन। वहां हमारा क्या था? जी प्रोटीन, यहाँ उसका नाम क्या है? ट्रांसड्यूसिन। अगर ट्रांस जी प्रोटीन क्या था आपका? होमोट्राइमेरिक था या हेट्रोट्राइमेरिक था? हेट्रोट्राइमेरिक। हाँ, तो यहाँ पर भी ट्रांसड्यूसिन क्या होगा? हेट्रोट्राइमेरिक, हेट्रोट्राइमेरिक, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये जो आपका ट्रांसड्यूशन है, जैसे आपका जी प्रोटीन जीडीपी से भी बाइंड हो सकता है, जीडीपी से भी, इन द सेम वे जो ट्रांसड्यूसिन है वो किसी से भी बाइंड कर सकता है। इट कैन बाइंड ईदर जीडीपी और जीटीपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका CGMP फॉस्फोडाइईस्ट्रेस।
मैंने फॉस्फोडाइस्ट्रेस का कल आपको रोल भी बताया था, ठीक है। यस मैम। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करेगा, क्योंकि यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है सीजीएमपी, तो क्या करेगा सीजीएमपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, 5 प्राइम जीएमपी में, ठीक है। तो ये वो भाई ईस्ट्रेज आ रहा है तो एंजाइम है, तो ये एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके साइक्लिक जीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में। तीनों चीजें सबको क्लियर हुई, फिर इसके हम लोग पूरी सिग्नलिंग पर चलेंगे। देखो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, रोडोप्सिन एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। और थर्ड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रोडोप्सिन कंटेन करता है 2 पार्ट्स को, प्रोटीन प्लस क्रोमोफोर। जो प्रोटीन होता है वो आपका ऑप्सिन मॉलिक्यूल है और जो क्रोमोफोर है वो 11 सिस रेटिनल है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ऑप्सिन आपका 348 अमाइनो एसिड का होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन जैसे वहां पे जी प्रोटीन थी, यहाँ पर ट्रांसड्यूसिन होता है, हेट्रोट्राइमेरिक होता है। ये इधर बाइंड कर सकता है जीटीपी से और जीटीपी से। अगर हम बात करें सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस की, फॉस्फोडाइस्ट्रेस पहली बात तो एंजाइम है, ठीक है। और फॉस्फोडाइस्ट्रेस का हम कल रोल पढ़ चुके हैं, क्या होता है सीजीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं सिग्नलिंग की तरफ, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी, देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए तो फिर बहुत टिपिकल लगेगी इसकी सिग्नलिंग। देखो पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइट नहीं है, ठीक है, अगर लाइट नहीं है तो रोडोप्सिन पर लाइट नहीं पड़ेगी, वो इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रहेगा तो जी प्रोटीन भी इनएक्टिव रहेगा, जीडीपी बाउंड ही रहेगा। और जी प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा तो पीडीई कॉम्प्लेक्स भी इनएक्टिव रहेगा, सब कुछ इनएक्टिव है। अब सपोज करो लाइट पड़ी, ठीक है। अगर लाइट आएगी तो क्या होगा, आपका जो आपका रोडोप्सिन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, आपके ऑप्सिन मॉलिक्यूल एज वेल एज क्रोमोफोर 11 सिस रेटिनल। तो ध्यान से समझना कि जब लाइट आएगी तो 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट होगा 11 ट्रांस रेटिनल में। अभी मैं लिखवा दूंगी सारे स्टेप, पहले सुनो मेरी बात। जब लाइट आएगी तो ये रोडोप्सिन है बेसिकली आपका, जो कि 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ऑप्सिन प्रोटीन है और क्रोमोफोर 11 सिस रेटिनल। तो क्रोमोफोर क्या करेगा, 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जब ये क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये देखो ध्यान से सुनो, जी प्रोटीन में जैसे जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा थे, इन द सेम वे ये जो ट्रांसड्यूसिन है इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोलते हैं टी अल्फा, टी बीटा और टी गामा, ठीक है। तो टी अल्फा तो क्या होगा कि ये इससे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगा। देखो यहाँ देख रहे हो, कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के बाद जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज हो जाएगा। जीटीपी आ गया, जीडीपी निकल गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो टी अल्फा है वो एक्टिवेट हो गया। वहां पर जी अल्फा एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, टी अल्फा विद जीटीपी बाउंड। अब टी अल्फा जाके वहां पर जी अल्फा इफेक्टर मॉलिक्यूल से बाइंडिंग कर रहा था, यहाँ पर क्या करेगा, टी अल्फा पीडीई कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग करेगा और पीडीई कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। और पीडीई कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, जो साइटोसोल में सेकेंडरी मैसेंजर हैं, जो साइटोसोल में ऑलरेडी सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट है, उन्हें कन्वर्ट करेगा 5 प्राइम जीएमपी में। समझ आया थोड़ा सा? चलो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सुनो। यहाँ पर आओ, दोबारा घूम के यहाँ पर मत आओ, पहले यहीं से समझो, फिर वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। देखो जब लाइट आई, ठीक है, लाइट आएगा बेसिकली आपका रोडोप्सिन है, ठीक है। रोडोप्सिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनल। अब क्योंकि 11 सिस रेटिनल क्या है, क्रोमोफोर है, तो लाइट आएगा, तो लाइट आएगी तो 11 सिस रेटिनल कन्वर्ट होगा 11 ट्रांस रेटिनल में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रोडोप्सिन क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। ये देखो रोडोप्सिन एक्टिवेट हो गया। जब रोडोप्सिन एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, वो ट्रांसड्यूसिन से कांटेक्ट करेगा और जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखो जीडीपी निकल गया और जीटीपी आ गया है, भाई जीडीपी निकल गया आपका और जीटीपी आ गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, टी अल्फा, अब यहाँ इसे क्या बोलते हैं हम, टी अल्फा। टी अल्फा क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। टी अल्फा क्या है, किसके साथ बाउंड है, जीटीपी बाउंड है। जब वो एक्टिवेट होगा तो वो पीडीई कॉम्प्लेक्स के साथ कांटेक्ट करेगा। जैसे वहां पर इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट कर रहा था, यहाँ पर किसके साथ कांटेक्ट करेगा,
आपका बेसिकली पीडीई कॉम्प्लेक्स के साथ। और पीडीई कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, साइटोसोल में जो साइक्लिक जीएमपी भरे पड़े हैं उन्हें कन्वर्ट करेगा 5 प्राइम जीएमपी में। इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ, बताओ? यस मैम। इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब पहले इसे थोड़ा सा डिटेल में और लेके चलती हूँ, फिर मैं आगे पढ़ा बताऊंगी। देखो अब इस डायग्राम पे आओ। ये जितना मुझे याद है मैंने लेनिंजर से लिया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये वाला तो दिखा रही हूँ। देखो अब दोबारा देखो, लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट पड़ने पर क्या हो रहा है कि जो आपका 11 सिस रेटिनल है वो कन्वर्ट हो रहा है। देखो एक आपका इस तरीके से है और एक इस तरीके से। तो इस अगर फिगर में देखो तो 11 सिस रेटिनल है, ये 11 सिस रेटिनल है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, आपका 11 ट्रांस रेटिनल में, जिसकी वजह से आपका रोडोप्सिन एक्टिवेट हो गया। अब रोडोप्सिन एक्टिवेट होगा, वही चीज सेम रिपीट हो रही है। टीएल मतलब ट्रांसड्यूसिन के साथ वो कांटेक्ट बनाएगा। जब ट्रांसड्यूसिन के साथ वो कांटेक्ट बनाएगा तो क्या होगा, जीटीपी जीडीपी जीडीपी किसमें एक्सचेंज होगा, जीटीपी में एक्सचेंज होगा। ये देखो जीटीपी आ गया, टी अल्फा विद जीटीपी आ गया, ठीक है। अब ये क्या है आपका फॉस्फोडाइईस्ट्रेस। ध्यान से सुनो, फॉस्फोडाइईस्ट्रेस इनहिबिट है यहाँ पर फॉस्फोडाइईस्ट्रेस पर किसने बाइंडिंग की हुई है, इनहिबिटर ने बाइंडिंग की हुई है, जिसकी वजह से फॉस्फोडाइईस्ट्रेस क्या है, इनहिबिट है। अब टी अल्फा इससे कांटेक्ट करेगा और इस इनहिबिटरी सब यूनिट को, देखो इस इनहिबिटरी सब यूनिट को अलग निकाल के फेंक देगा, जिसकी वजह से पीडीई एक्टिवेट हो जाएगा और साइक्लिक जीएमपी 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको इतना पार्ट तो क्लियर हुआ होगा? हाँ देखो अब क्या होता है, देखो अब क्योंकि साइक्लिक जीएमपी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो सीजीएमपी गेटेड सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला कि सीजीएमपी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो कैटाइन चैनल्स होते हैं, कैटाइन चैनल्स कौन से, सोडियम एंड कैल्शियम आयन जो चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये वाले जो चैनल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अब प्रिवेंट करने लग जाएंगे, सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है। भाई सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल्स आना बंद हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। और क्यों हो रही है हाइपर पोलराइज्ड, क्योंकि आपके सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल्स बंद हो गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसकी वजह से आपका डिक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर, कहाँ गया भाई मेरा पेन, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। अब आप पूछोगे कि साइनेप्टिक ट्रांसमीटर के डिक्रीज होने से क्या रूल हो रहा है, भाई ऑब्वियसली लाइट है तो आपको इतनी ज्यादा न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है देखने के लिए, ऑब्वियसली कलर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो साइनेप्टिक ट्रांसमीटर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। बताओ सबको समझ आया? ये नीचे वाला रिकवरी फेज बाद में समझेंगे, पहले एक्साइटेशन फेज समझते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं पांगल? चलो इसे अब एक समराइज्ड फॉर्म में हम लिखते हैं जिससे कि तुम लोग गड़बड़ ना करो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फिर। देखो आपका रोडोप्सिन है, ठीक है, ये चार्ट बनाते हुए रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक है ऑप्सिन और एक क्या है आपका 11 सिस रेटिनल, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइट आई, ठीक है, लाइट अगर आएगी, लाइट आई, ठीक है, अगर लाइट आएगी तो बताओ क्या होगा, सिस रेटिनल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 11 ट्रांस रेटिनल। हाँ बिल्कुल सही, 11 ट्रांस रेटिनल में, ठीक है। अब 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होने के बाद वो किसे एक्टिवेट करेगा, आपके ट्रांसड्यूसिन को, और ट्रांसड्यूसिन किसे एक्टिवेट करेगा, आपके पीडीई को, ठीक है, या फिर आप इसे लिख लो सीजीएमपी, सीजीएमपी फॉस्फोडाइईस्ट्रेस, पूरा लिख लो, कंफ्यूज ना हो इसलिए।
ठीक है। अब सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट हो गया, वो क्या करेगा आपका सीजीएमपी को 5 टाइम जीएमपी में करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हाइपर पोलराइजेशन आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा हाइपर -70 से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुआ ड्यू टू क्लोजर ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयन चैनल्स, ठीक है बच्चों। अब हाइपर पोलराइजेशन के बाद देन क्या होता है आपका डिक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स। सबको क्लियर हो गया ये लाइट की प्रेजेंस में क्या कलेश हो रहा है? बताओ किसी को कोई डाउट कैसा भी? कहाँ गए बच्चों? सबको क्लियर हो गया ना? अब देखो अगर हम चलें कि चलो नाइट पर, ये तो बात हो गई यहाँ पर लाइट की, जब लाइट थी तो क्या हो रहा है। अगर मैं यहीं पर बात करूं डार्क की, ठीक है, अगर डार्क होगी कंडीशन तो क्या होगा, देखो रोडोप्सिन है, ठीक है। रोडोप्सिन बेसिकली आपके ऑप्सिन एंड 11 सिस रेटिनल से बना हुआ है। अब मुझे पहले ये बताओ जब लाइट ही नहीं है, जब लाइट ही नहीं है तो क्या 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा? नहीं, तो 11 सिस रेटिनल क्या हो गया 11 सिस रेटिनल रह गया। अब 11 सिस रेटिनल रह गया तो क्या ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई 11 ट्रांस रेटिनल ही तो एक्टिवेट कर पा रहा था ना, पूरा रोडोप्सिन एक्टिवेट कर पा रहा था मिलके। अगर ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज भी एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्टिवेट नहीं हो रहा अगर आपका, तो क्या होगा डीपोलराइजेशन हो जाएगा। और डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होगा? डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ कैटाइन चैनल्स। ये जो सोडियम आयन वाले, जो सोडियम और कैल्शियम आयन के जो चैनल्स हैं इनकी वजह से, ठीक है। डीपोलराइजेशन बोलते हैं -45। अब मुझे पता है डीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन कम समझ आ रहा होगा, एक्शन पोटेंशियल जब मैं क्लास लूंगी नेक्स्ट मंथ में जहाँ तक है वो टर्म, तो तब मैं पढ़ाऊंगी ये डीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इंक्रीज इन रिलीज ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। भाई क्योंकि अंधेरे में क्या है आपको आपके न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट होना पड़ता है ना देखने के लिए ये चीजें दिखे, तो इसीलिए साइनेप्टिक ट्रांसमीटर का इंक्रीज जो है रिलीज हो जाएगा, रिलीज तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बताओ किसी को कोई दिक्कत डार्क वाले केस में और लाइट वाले केस में? पहले ना हो तो फिर आगे चलो, है ना? सबको क्लियर हो गया बहुत इजी सा है। चलो आ जाओ पीछे लौट के। देखो हम यहाँ तक समझ चुके हैं। देखो अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा में चल रहा है पार्ट, है ना? यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब देखो ये चैनल्स क्लोज हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ जो आपके हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आ गई। अब देखो क्योंकि आपका कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, क्योंकि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है ग्वानिल साइक्लेज जो है एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि भाई देखो सोडियम कैल्शियम आयन चैनल्स जो है रुक गए, रुकने की वजह से यहाँ पर कैल्शियम आयन्स बाहर जाते जा रहे हैं, ठीक है। और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जब कम हो रही है तो इसकी वजह से ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। और ग्वानिल साइक्लेज का क्या रोल होता है मेरे लाल बताना जरा कोई? ग्वानिल साइक्लेज का क्या रोल होता है? हाँ जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो देखो जीटीपी सीजीएमपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगेन देखो अब सीजीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, देख रहे हो? सीजीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अगेन ये चैनल्स जो है ओपन होने लगेंगे,
समझ आ रहा है किस तरीके से ये लोग रिकवरी भी करते हैं, मतलब कैसे मेंटेन करके चलते हैं। जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ग्वानिन साइक्लेज एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करेगा। सीजीएमपी की जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, सीजीएमपी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, ये चैनल्स फिर से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना एक चीज और, देखो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, रोडोप्सिन काइनेज, ठीक है, और आपका ये रिकवरिन, दोनों चीज होते हैं। तो रोडोप्सिन एक काइनेज है, नाम ही है रोडोप्सिन काइनेज, तो वो क्या करेगा, रोडोप्सिन के सी टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा। भाई रोडोप्सिन क्या है आपका, बेसिकली रिसेप्टर है, तो इसके सी टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ठीक है, रोडोप्सिन काइनेज क्या करेगा, आपका फॉस्फोराइलेशन कर देगा, और अरेस्टिन प्रोटीन जो है वो इस फॉस्फोराइलेशन को रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद इस फॉस्फोराइलेशन को जब वो रिकॉग्नाइज करेगी तो इस रोडोप्सिन को वो इनएक्टिवेट करेगी, और जितने भी ट्रांस रेटिनल हैं वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे सिस रेटिनल से। जितने भी ट्रांस रेटिनल हैं वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे सिस रेटिनल से। देखो फिर से रोडोप्सिन क्या है, रिकवरी कर गई, और फिर दोबारा से ये सिग्नल ट्रांसडक्शन वाला चल पाएगा अगेन। बात समझ आई है, दोबारा समझाऊं? मैम एक बार और समझा दीजिए। देखो यहाँ तक तो सबको समझ आया ना, ग्वानिन साइक्लेज तक? देखो मैं समझा रही हूँ, देखो कैल्शियम, हाँ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, देखो यहाँ पर, क्योंकि ध्यान से देखना, अगर देखो यहाँ पर ये चैनल क्लोज हो गए और इनकी वजह से ही कैल्शियम और सोडियम आयन अंदर आ रही थी। ठीक है, अब ये जब चैनल्स क्लोज हो जाएंगे, लेकिन ये क्या हुआ है, सोडियम और कैल्शियम आयन एक्सचेंजर खुला हुआ है, कैल्शियम आयन फिर भी बाहर जा रहे हैं। तो अब अंदर भाई कैल्शियम आयन आ तो पा नहीं रहे, कैल्शियम आयन बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। बात समझ रहे हो मेरी? कैल्शियम आयन की जब कंसंट्रेशन कम होगी तो ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। ग्वानिल साइक्लेज क्या करेगा, जो साइटोसोल में जीटीपी है उन्हें कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी में। अब जैसे ही सीजीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, फिर से ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक आपका प्रोटीन होता है रोडोप्सिन काइनेज एंड रिकवरिन, दो होते हैं। ठीक है, तो रोडोप्सिन काइनेज एक काइनेज है, तो काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो रोडोप्सिन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करता है, ये आपका रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसके सी टर्मिनल पर यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन करेगा रोडोप्सिन काइनेज। ठीक है, और रिकवरिन इसके साथ मतलब मिलके काम करता है, इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है। अब अरेस्टिन आएगा, नेक्स्ट प्रोटीन रोल प्ले करेगा अरेस्टिन। अरेस्टिन क्या करेगा कि वो देखेगा कि रोडोप्सिन पर फॉस्फोराइलेशन हुआ है, तो वो इस रोडोप्सिन से बाइंड कर लेगा। पहले क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि जो आपका रोडोप्सिन है वो फॉस्फोराइलेटेड है, तो वो इससे बाइंडिंग कर लेगा। ठीक है, और वो इनएक्टिवेट करेगा रोडोप्सिन को। कैसे इनएक्टिवेट करेगा, वो क्या करेगा, इस पहली बार तो फॉस्फोराइलेशन को हटाएगा और जितने भी ट्रांस रेटिनल थे उन्हें रिप्लेस्ड करेगा सिस रेटिनल से। बात समझ आई? और फिर देखो ये अगेन फिर से हमारा रोडोप्सिन जो पहले था वैसा ही आ गया, तो दोबारा से आपका फोटो ट्रांसडक्शन साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ समझ आया? यस मैम। सबको समझ आया ना? कोई ऐसा तो नहीं कि देखो पॉइंट सारे लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे लिखे हैं। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हैं? का रोल बता दीजिए। देखो देखो सुनो मेरी बात, काइनेज है, पहले तो रोडोप्सिन काइनेज पे आओ। रोडोप्सिन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा रोडोप्सिन के सी टर्मिनल पर। ठीक है, और रिकवरिन इसमें हेल्प करता है इस रिएक्शन को स्टिमुलेट कराने में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अरेस्टिन की। अरेस्टिन क्या करेगा भाई, ये बेचारा फॉस्फोराइलेट होके इधर से उधर घूम रहा है कि कोई तो मुझे देख लो, मैं इतना तैयार हुआ हूँ। तो अब अरेस्टिन क्या करेगा, बेचारा आएगा और इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ तुम इतने तैयार हो। तो मैं इसने क्या किया, अरेस्टिन ने इसे देख लिया। ठीक है, इससे बाइंडिंग कर लेगा। अरेस्टिन क्या करेगा, अरेस्टिन नाम ही पता लगा कि अरेस्ट कर लेगा, मींस इससे बाइंडिंग कर लेगा। इससे बाइंडिंग के बाद क्या करेगा, इस रोडोप्सिन को क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट करेगा। अब कैसे इनएक्टिवेट करेगा,
ये क्या करेगा कि स्पेशली अरेस्टिन फॉस्फोराइलेशन ग्रुप को हटाएगा। क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन ग्रुप को हटाएगा। दूसरा, जितने भी ट्रांस रेटिनल है, तो सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हुए थे, तो जितने भी ट्रांस रेटिनल है उन्हें रिप्लेस करेगा सिस रेटिनल के साथ। और देखो रोडोप्सिन अपना ओरिजिनल आ गया जो पुराना था, ठीक है। और फिर ये रोडोप्सिन दूसरे फोटो ट्रांसडक्शन की साइकिल के लिए यूज होगा। ये रिकवरी और अडेप्टेशन फेज बोलते हैं इसे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में ही बताया है। बताओ समझ आया? यस मैम। कोई ऐसा जिसे ना आया हो समझ में? सबको आ गया ना? चलो यस मैम। एक बार और मेरे साथ रिवाइज करो। देखो सुनो, अब लाइट आई, लाइट आएगी तो क्या होगा? रोडोप्सिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ऑप्सिन एंड क्रोमोफोर, जो कि 11 सिस रेटिनल है। तो क्या होगा? लाइट आने पर क्रोमोफोर उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा। जैसे ही कन्वर्ट होगा रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, वो ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करता है आप सबको पता है, टी अल्फा जो जीडीपी है वो रिप्लेस होता है जीटीपी के थ्रू, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया। अब ये जो एक्टिवेट हुआ है ये पीडीई कॉम्प्लेक्स से जाके पीडीई कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। कैसे? इस इनहिबिटरी सब यूनिट को हटाएगा और पीडीई कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। पीडीई का क्या रोल होता है? साइक्लिक जीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट करना। अब सुनो, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल है, ये क्या है? साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल है, जो कि क्या हो जाएंगे? प्रिवेंट मतलब रुक जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम आयन का अंदर आना रुक जाएगा। अब सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर नहीं आ पा रहे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हाइपर पोलराइजेशन फेज आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा साइनेप्टिक ट्रांसमीटर का रिलीज होना, ठीक है। अब देखो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है तो ग्वानिन साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा, वो जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करेगा, फिर से दोबारा लेवल मेंटेन होने की कोशिश करेगा। वहीं पर आपका जो रोडोप्सिन है, रिकवरिन और रोडोप्सिन काइनेज क्या करेंगे? रोडोप्सिन के सी टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। अरेस्टिन इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाएगा, एज वेल एज जितने भी रोडोप्सिन के क्रोमोफोर 11 ट्रांस रेटिनल थे उसे रिप्लेस करेगा 11 सिस रेटिनल से, और फिर से रोडोप्सिन आपका ओरिजिनल वाला तैयार हो गया। और फिर ये जो रोडोप्सिन है ये दोबारा यूज होगा फोटो ट्रांसडक्शन साइकिल में। बताओ भाई, किसी को कोई कलेश? कहाँ गए? नो मैम। किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आ जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर हमने डार्क वाला लिख भी दिया है। चलो ये लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स भी पढ़ लेना। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखो। देखो गेट 2020 में ये क्वेश्चन आया है। विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड इज एक्टिवेटेड बाय रोडोप्सिन and involves degradation rather than synthesis of which one of the following secondary messenger molecule? बताओ। बोलो भाई। सी ऑप्शन। सबको सी लग रहा है? यस मैम। ठीक है, तो क्या होगा? सीजीएमपी। पता है ना क्यों होगा? क्योंकि सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करेगा? तो सीजीएमपी को किस में कन्वर्ट करेगा? 5 प्राइम जीएमपी में। तो ये क्या है? डिग्रेड कर रहा है ना साइक्लिक जीएमपी को, ठीक है। आगे चलें, आगे आ जाओ। जीपीसीआर एंड डिसीजेस। चलो अब हम जीपीसीआर और डिसीजेस, तो हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉलरा डिसीज को, ठीक है भाई? ठीक है, कुछ तो बोल लिया करो भाई तुम लोग जिंदगी में। यस मैम। यस मैम। हाँ आ जाओ। देखो जो कॉलरा है उसके लिए पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? विब्रियो कॉलरा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है? यहाँ पर ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है, ठीक है। ये क्या है? एंटीरोसाइट्स हैं। एंटीरोसाइट्स बेसिकली सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन की सेल है। अब विब्रियो कोलराई एंटर किया, ठीक है। अच्छा, ये कैसे एंटर करता है बॉडी में? कैसे एंटर करेगा? हवा में उड़ के आएगा? मैम कंटामिनेटेड बहुत फूड एंड पसंद आ रहे हो। वाटर के तरह। फूड एंड वाटर। अच्छा, तो कौन से वाटर से? डिस्टिल वाटर से तो नहीं आएगा। कंटामिनेटेड। कौन सा कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हो? ये जो गोलगप्पे खा रहे हो ना तुम लोग खड़े हो के, उसी से आ रहा है, ठीक है। आ जाओ। तो ये विब्रियो कोलराई एंटर कर गया, ठीक है, बॉडी में। अब ध्यान से समझना कि क्या रोल प्ले करेगा। देखो, ये समझ आ रहा है ना, ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है, यहाँ पे सेल्स बनी हुई है ये, और ये इंटेरियोसाइट्स है। बेसिकली इंटेरियोसाइट्स क्या है? सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब हमें देखना है कि किस तरीके से रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। देखो, पहले हम लोग इसके टॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, विब्रियो कोलराई जो टॉक्सिन होती है इसे हम बोलते हैं टॉक्सिन कोलरा, टॉक्सिन, जिसे आप CTX के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं CTX लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना टॉक्सिन कोलरा की भी बात हो रही है, ठीक है। ये आपके AB5 यूनिट से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? AB5। A की 1 यूनिट होती है, 1 यूनिट, B की 5 सब यूनिट्स होती हैं। 1 मिनट। देखो, A और B की 5 सब यूनिट, देखो इस तरीके से समझो, जैसे ये A की सब यूनिट है, ठीक है, और B की 5 सब यूनिट्स देखना, ठीक है। इस तरीके से ये विब्रियो कोलराई है। अब देखो, अब पहले हमें A और B की 5 सब यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो A और B, जो ये A सब यूनिट होती है, पहली बात ये एंजाइमेटिक होती है। कैसी होती है? एंजाइमेटिक। और जो B सब यूनिट होती है वो नॉन एंजाइमेटिक होती है। A सब यूनिट क्या है? एंजाइमेटिक है। B सब यूनिट क्या है? नॉन एंजाइमेटिक है। A की सब यूनिट कांटेक्ट नहीं बना सकती होस्ट सेल के साथ, नॉट रिक्वायर्ड कांटेक्ट विद होस्ट सेल। ठीक है, जबकि B की सब यूनिट जो है वो कांटेक्ट बनाती है, मेक कांटेक्ट टू होस्ट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ध्यान से आ जाओ इधर कूद के। देखो, विब्रियो कोलराई है, ठीक है। विब्रियो कोलराई बेसिकली एक पॉजिटिव एजेंट है कोलरा की डिसीज के लिए। तो टॉक्सिन कोलरा, जिसे आप जान रहे हैं CTX के नाम से, इसमें एक A सब यूनिट होती है और B की 5 सब यूनिट होती है, ठीक है। ये A वाली सब यूनिट है, ये वाली A है, और ये क्या है? आपके B के 5 सब यूनिट्स हैं। जो A सब यूनिट होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ये एंजाइमेटिक होती है। लेकिन अब क्योंकि एक प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी B को मिलनी चाहिए। A जो सब यूनिट है वो एंजाइमेटिक है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं बना पाएगी होस्ट सेल के साथ। लेकिन जो B है वो क्या करेगा? नॉन एंजाइमेटिक होगा। नॉन एंजाइमेटिक होने के साथ साथ वो कांटेक्ट बनाएगा होस्ट सेल के साथ। इतनी बात सबको समझ आई? B सब यूनिट कांटेक्ट बनाएगी होस्ट सेल के साथ, जबकि A यूनिट कांटेक्ट नहीं बना सकती होस्ट सेल के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइमेटिक होती है। इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो आ जाओ। यस मैम। अगर नहीं भी आया होगा तब भी आ जाएगा समझ में, चिंता ना करो। चलो यहाँ आओ, पहले ये बना लेते हैं हम, और ये B, ये B की सब यूनिट्स, ठीक है। अब ये कोलरा टॉक्सिन है। अब ध्यान से देखना, इस तरीके से काम करता है ये। देखो क्या होगा, कोलरा टॉक्सिन, पहले एक मेरी बात सुनो, जो आपका ये CTU कोलराई जो है, ये कोलरा टॉक्सिन जो है, वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वो दो चीज, विब्रियो कोलराई दो चीज रिलीज करता है होस्ट सेल में। एक तो आपका रिलीज करेगा कोलरा टॉक्सिन को, एंड रिलीज करेगा न्यूरामिनिडेज को। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। जो आपका विब्रियो कोलराई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो होस्ट सेल में दो चीज रिलीज करता है। पहली चीज कोलरा टॉक्सिन CTX, दूसरी चीज है आपकी न्यूरामिनिडेज।
ठीक है। अब ये पहले ध्यान, CTX तो सबको समझ आ गया, AB5 सब यूनिट्स। अब न्यूरामिनिडेज देखना, अब सुनते चलना, देखो मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं आगे, पहले सुन लो तुम लोग मेरी बस। न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, न्यूरामिनिडेज आपका ये होस्ट सेल है, ये मैंने इंटेरोसाइट का एक अकेला सेल आपको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। ये क्या है, इंटेरोसाइट्स मींस इंटेस्टाइन का ये सेल है, ठीक है। उसे बड़ा करके दिखाया कि किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। तो न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, न्यूरामिनिडेज आपके कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करेगा। ये बाहर जो है ये सिएलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होस्ट सेल पे क्या होगा, सिएलिक एसिड। तो न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, इस सिएलिक एसिड को रिमूव करेगा। न्यूरामिनिडेज ने देखिए सिएलिक एसिड को रिमूव किया, ठीक है। अब जैसे ही ये रिलीज करेगा, नहीं हो रहा, चलो मत दो। अब जैसे ही ये रिलीज करेगा, नॉट रिलीज, ये जैसे ही रिमूव करेगा वैसे ही सरफेस जो है गट की वो दिखने लगेगी, ये गट की सरफेस दिखने लगेगी। और गट की सरफेस पर क्या होगा कि यहाँ पर ये GM1 गैंग्लियोसाइट प्रेजेंट है। भाई ऊपर क्या है आपका, सिएलिक एसिड है, उसके नीचे कौन छुपा हुआ है, GM1 गैंग्लियोसाइट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तो क्या होगा आपका कि आपके जो न्यूरामिनिडेज है वो सिएलिक एसिड को रिमूव करेगा, ठीक है। सिएलिक एसिड को रिमूव करने के बाद जो GM1 गैंग्लियोसाइट है, अब ये जब हट जाएंगे पूरे तो आपका ये गैंग्लियोसाइट दिखने लगेगा, ठीक है। तो बी सब यूनिट में क्या प्रॉपर्टी है कि वो कांटेक्ट बना सकता है होस्ट सेल के साथ। तो बी सब यूनिट जो है एक नॉन एंजाइमेटिक है, लेकिन वो क्या करेगा, इस GM1 गैंग्लियोसाइट से क्या करेगा, कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगा। बात समझ आई इतनी मेरी, कहाँ गई, देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात, देखो दोबारा सुनना। देखो ये विब्रियो कोलराई है, ये जब एंटर करता है तो ये दो चीज रिलीज करता है, एक आपका कोलरा टॉक्सिन को और एक आपका न्यूरामिनिडेज को, ठीक है। होस्ट सेल में ये दो चीज रिलीज करता है, CTX एंड न्यूरामिनिडेज, ठीक है। अब CTX तो मैंने आपको पढ़ा दिया, AB5 एक A की सब यूनिट है, B की 5 सब यूनिट है। A एंजाइमेटिक होता है, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ये कांटेक्ट नहीं कर सकता होस्ट सेल के साथ, जबकि B नॉन एंजाइमेटिक होता है लेकिन होस्ट सेल के साथ कांटेक्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, पहले आएगा न्यूरामिनिडेज का रोल। आपका होस्ट सेल है, ये आपकी ही सेल है, ठीक है। आपकी सेल पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो है सिएलिक एसिड, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है तो न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, न्यूरामिनिडेज इस सिएलिक एसिड को, जो ये रेड डॉट दिख रही है ना, इनको रिमूव करेगा। न्यूरामिनिडेज सिएलिक एसिड को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से आपको जो ये गट की सरफेस है ना, ये एक्सपोज होने लगेगी और आप देख पाएंगे कि ये गट की सरफेस पर GM1 गैंग्लियोसाइट प्रेजेंट है। ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना, ये GM1 गैंग्लियोसाइट है जो कि प्रेजेंट है। तो अब CTX का AB5 सब यूनिट का रोल आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि B सब यूनिट, ध्यान से सुनो, B सब यूनिट कांटेक्ट करेगी इस GM1 गैंग्लियोसाइट से। B सब यूनिट जो कि एक नॉन एंजाइमेटिक है, वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश करेगी इस GM1 गैंग्लियोसाइट से। इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस मैम। सबको क्लियर हुआ ना? इसमें क्या है, कहानी तो इजी सा है। इसमें है क्या, न्यूरामिनिडेज, हमेशा याद रखना, न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, सिएलिक एसिड को रिमूव करेगा। और सिएलिक एसिड क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे कहाँ, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये रेड डॉट जो दिख रही है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको रिमूव कर देगा न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज जैसे ही इस रेड लेयर को रिमूव करेगा, आपको ये ग्रीन दिखने लगेंगे। ग्रीन क्या है, आपके GM1 गैंग्लियोसाइट है। अब AB5 CTX जो है, तो B सब यूनिट जो कि एक नॉन एंजाइमेटिक है, लेकिन वो कांटेक्ट किससे करेगी, होस्ट सेल से। कैसे कांटेक्ट करेगी, इन GM1 गैंग्लियोसाइट से वो कांटेक्ट करेगी, ठीक है। और ये पूरी AB5 सब यूनिट अंदर होस्ट सेल के अंदर आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाएगी। कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, AB5 सब यूनिट पूरी अंदर आ गई। कहाँ आ गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
देखो पहले के कुछ जो जनरल्स थे उसमें ये तब क्लियर नहीं था कि ए सब यूनिट आती है या बी सब यूनिट आती है ईआर में, लेकिन 2017 में ये जाके क्लियर हुआ कि पूरी AB5 सब यूनिट जो है ईआर में एंटर करती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी। इतनी बात ठीक है, क्लियर? अब देख ध्यान से सुनना, देखो मैं दोबारा लौट गया। अब AB5 सब यूनिट कहाँ आ गई? आपके ईआर में आ गई। ए में क्या है? आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो ए सब यूनिट B5 से डिसोसिएट हो जाएगी। ए सब यूनिट क्या होगी? B5 से अलग हो जाएगी। और ए सब यूनिट में क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने की वजह से ए जो है, जो आपकी ए सब यूनिट है, वो A1 एंड A2 में टूट जाएगी। मैंने क्या बोला? जब आपके ईआर में सबको इतना समझ आ गया कि AB5 आपके ईआर में आ गया, अब ए पहले B5 से अलग होगी, देन क्या होगा? आपका ए जो कि एक एंजाइमेटिक है वो A1 और A2 में क्लीव हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। और ये जो A1 सब यूनिट है साइटोसोल में आ जाएगी। यहाँ पर ये पहले डिसोसिएट हुई A1 और A2 में, अब ये A1 सब यूनिट आपकी साइटोसोल में आ गई। A1 सब यूनिट में क्या? A1 सब यूनिट कहाँ आ गई? साइटोसोल में। और इसमें एक प्रॉपर्टी, एक एक्टिविटी होती है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। ADP राइबोसिल, बिल्कुल चिंता मत करो, सबको समझ आ जाएगा। ट्रांसफरेज की एक्टिविटी, ठीक है। A1 अब कहाँ आ गया? साइटोसोल में। और इस पे कौन सी प्रॉपर्टी है? ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी। तो देखो साइटोसोल में आपके प्रेजेंट होता है NAD। साइटोसोल में कौन प्रेजेंट होता है? NAD। अब क्या होगा कि एडेनिन और राइबोस, एडेनिन और राइबोस जो है इससे लिए जाएंगे और ट्रांसफर करे जाएंगे G प्रोटीन पर। A1 सब यूनिट क्या है? उस पर एक्टिविटी है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। तो A1 सब यूनिट क्या करेगी? NAD से क्या लेगी? एडेनिन एंड राइबोस। A1 सब यूनिट एक एंजाइमेटिक है, उस पर एक्टिविटी होती है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। नाम ही है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज का काम करेगी। वो क्या ट्रांसफर करेगी? राइबोस ग्रुप एज वेल एज एडेनिन ग्रुप। तो एडेनिन और राइबोस कहाँ से लिए जाएंगे? NAD से। साइटोसोल में NAD प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उससे एडेनिन और राइबोस लिए जाएंगे और ये कहाँ ट्रांसफर होंगे? ये ट्रांसफर होंगे आपके G प्रोटीन पर। G प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू पर ये ट्रांसफर होंगे। इतनी पार्ट क्लियर हुआ? एडेनिन और राइबोस कहाँ ट्रांसफर होंगे? G प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू पर। बताओ पहले कहाँ गए बच्चों? अरे कुछ तो बोल लो भाई। यस मैम। यस मैम। इतनी शांति। चलो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। देखो बस यहीं तक का पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तुम्हें आता है, पुराना जैसा ही है, ठीक है। देखो सुनना मेरी बात। विब्रियो कोलराय ने एंटर किया, ठीक है। विब्रियो कोलराय ने जब एंटर किया आपके, तो उसने दो चीज रिलीज की, एक CTX टॉक्सिन कोलराय और एक न्यूरामिनिटीज, ठीक है। CTX AB5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। A सब यूनिट जो है एंजाइमेटिक होती है एंड कांटेक्ट नहीं बना सकती होस्ट सेल के साथ, ठीक है। जबकि B सब यूनिट जो होती है नॉन एंजाइमेटिक होती है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है? वो कांटेक्ट बनाती है होस्ट सेल के साथ। वहीं पर अगर मैं बात करूं न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज का क्या रोल होता है? कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करता है। अब देखो ये क्या है? ये वाली सेल, देखो ये वाली जो सेल है ना, इसे बस मैंने एनलार्ज करके दिखाया है, इस एक सेल को बड़ा करके दिखाया है। ये पूरी एक बड़ी सेल है कि क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। तो देखो बाहर क्या सरफेस पे प्रेजेंट होता है? हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? हमारा सिएलिक एसिड,
ध्यान से सुनना, सरफेस पर सिएलिक एसिड प्रेजेंट है तो न्यूरामिनेडेज आएगा, इस सिएलिक एसिड को रिमूव कर देगा। क्या करेगा? इस सिएलिक एसिड को रिमूव कर देगा। सिएलिक एसिड रिमूव होने की वजह से क्या होगा, नीचे GM1 गैंग्लियोसाइड सरफेस पे प्रेजेंट है। अब आप खुद सोचो ना, ये अगर ये ऐसे रिमूव हो गए पूरे तो GM1 गैंग्लियोसाइड दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि B सब यूनिट कांटेक्ट बनाएगी इस GM1 गैंग्लियोसाइड से। B सब यूनिट क्या करेगी, इससे कांटेक्ट बनाएगी। कांटेक्ट बनने के बाद पूरी AB5 सब यूनिट जो है ER में आ जाएगी। कहाँ आ गई? ER में पूरी AB5 सब यूनिट आ गई। अब पहले A सब यूनिट B5 सब यूनिट से अलग होगी, ठीक है। देन क्या होता है, A सब यूनिट जो है आपकी टूटेगी A1 एंड A2 में, ठीक है। ER में ही A1 और A2 में टूट जाएगी। देन A1 सब यूनिट में एक्टिविटी होती है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। A1 सब यूनिट में एक्टिविटी होती है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी की। तो अब A1 सब यूनिट ये साइटोसोल है, ठीक है। तो A1 सब यूनिट साइटोसोल में आएगी और साइटोसोल में आपका प्रेजेंट होगा NAD, ठीक है। A1 क्या करेगा, A1 में एक्टिविटी है ADP राइबोसिल ट्रांसफरेज की। तो A1 क्या करेगा, एडेनिन एंड राइबोस को लेगा और G अल्फा प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू पर ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा A1, क्या करेगा, देखो नाम है ना ट्रांसफरेज, तो कहाँ ट्रांसफर करेगा, G अल्फा के आर्जिनिन रेसिड्यू पर। बताओ, इतनी बात सबको अब समझ आई? कहाँ गई? Yes, ma'am. सबको आई ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं? Yes, ma'am. देखिए सुनिए, किसी को भी रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड नहीं होगा। बस ये आप लोग फाइनल समझिए, अगर आप क्लास कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते आपकी चॉइस है। इसमें रिकॉर्डेड सेशन किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ दोबारा लौट के इधर आर्जिनिन रेसिड्यू पर। अब ध्यान से सुनो, आर्जिनिन रेसिड्यू पर क्या हुआ आपका, एडेनिन एंड राइबोस आ गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आप सबको सब कुछ आता है, वही चीजें रिपीट होंगी। पहले यहाँ देखो, ये क्या है, रिसेप्टर है GPCR का, ठीक है। अब यहाँ मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पर कोई लाइगेंड दिख रहा है आपको बाइंड किया हुआ? No, ma'am. नहीं है ना, कोई लाइगेंड बाइंड किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनो, इस आर्जिनिन रेसिड्यू पर जब एडेनिन और राइबोस ट्रांसफर हुए तो क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, वो देखना जरा। आर्जिनिन रेसिड्यू पर जब एडेनिन और राइबोस ट्रांसफर हुए तो क्या होगा, देखो ADP राइबोसाइलेशन के होने की वजह से, ADP राइबोसाइलेशन होने की वजह से GDP जो है GTP में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा, GTP में एक्सचेंज हो जाएगा, एज वेल एज GTPase एक्शन लॉस्ट हो जाएगा। यानी क्या बोला, ट्रांसफर होने की वजह से GDP GTP में एक्सचेंज हो जाएगा और GTPase एक्शन लॉस्ट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, देखो लाइगेंड नहीं है फिर भी अब क्या है, GDP किस में एक्सचेंज हो जाएगा, GDP किस में एक्सचेंज हो जाएगा, GTP में, और GTPase एक्शन लॉस्ट हो गया है। तो देखो अब क्योंकि GTP में एक्सचेंज हो गया तो G अल्फा बीटा गामा से अलग हो जाएगी। भाई बीटा गामा से, भाई यहाँ पे बीटा गामा और बना लो, ये गामा बना लो और ये बीटा बना लो, ठीक है। तो इससे अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद इसकी एफिनिटी इफेक्टर मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी ये G अल्फा विद GTP। समझ आ रहा है, याद आ रही है पुरानी क्लास? जब G अल्फा भाई GTP, सुनो GTP में एक्सचेंज हो गया तो यहाँ GTP आ गया, तो बीटा गामा के लिए एफिनिटी कम हो गई। अब ये किसके पास जाएगी, इफेक्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे कौन है, एडिनाइलिन साइक्लेज। कौन है, एडिनाइलिन साइक्लेज। और GTPase एक्शन ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। ये दो काम होते हैं ADP राइबोसाइलेशन की वजह से, ठीक है। अब
क्यों? इवन दो लाइगेंड नहीं है, लाइगेंड नहीं है, तब भी जीडीपी में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एडिनाइलिन साइक्लेस क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एडिनाइलिन साइक्लेस क्या करेगा मेरे लाल, क्या बताना? हम एटीपी को सीएमपी में हाँ, तो तेज बोल लो, इतना धीरे धीरे बोल का बोल रहे हो। एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करेगा, है ना। जब एक देखो, अब एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया, सीएमपी क्या करेगा, पीके को एक्टिवेट करेगा। एग्जैक्टली, पीके को एक्टिवेट करेगा। पीके क्या है, काइनेज है। सेरीन थ्रेनिन काइनेज। कौन सा काइनेज, ये कौन लिख सकता है? तुम आगे ही आंसर देना, काइनेज है ना। हम बोलेंगे सेरीन थ्रेनिन काइनेज है, सेरीन थ्रेनाइन काइनेज है। तो इसका क्या काम आएगा, काइनेज का क्या रोल होता है, सेरीन और थ्रेनाइन पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन करने का, ठीक है। तो देखो अब यहाँ आ जाओ, देखो ये क्या है, CFTR है। CFTR क्या होते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर। बेसिकली ये क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होते हैं। देखो अभी क्योंकि इन पे कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं दिख रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, क्लोज्ड है, और क्लोज्ड होने की वजह से कोई भी क्लोराइड आयन बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब पीके क्या है, काइनेज है। काइनेज है तो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, हाँ या ना। फॉस्फोराइलेशन करने के बाद क्या होगा, ये जो CFTR है ये ओपन हो गए। ओपन होने की वजह से क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे, ल्यूमन में क्लोराइड आयन आ गए। इतनी बात सबको समझ आई? इवन दो लाइगेंड प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये चीज हो रही है। तो ये एब्नॉर्मलिटी, ये टॉक्सिन मतलब विब्रियो कोलराई के आने की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि उसने ADP राइबोसाइलेशन का काम करवाया है, ठीक है। क्लोराइड आयन आएंगे तो पीछे बेसल सरफेस से सोडियम भाग के आएगा भाई, ओस्मो रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि क्लोराइड आयन आ गए हैं तो सोडियम आयन को आना पड़ेगा। सोडियम आयन आ गए भाई, जब आयन्स आ गए तो वाटर अपने आप मूव करता हुआ आएगा, ठीक है। H2O वाटर आएगा, और वाटर आएगा तो इसके लिए, इसीलिए आपको वोमिटिंग वगैरह होने लगती है कॉलरा में। समझ आ रहा है? ओस्मोटिक इम्बैलेंस होने लगता है। मैम एडीपी राइबोसाइलेशन के बाद से रिपीट कर दीजिए। अरे वाह मेरे लाल, मैं करूंगी, सब रिपीट करूंगी, सुनो मेरी बात। देखो दोबारा आ जाओ इधर लौट के। ADP राइबोसाइलेशन हो गया। ADP राइबोसाइलेशन से दो रोल होते हैं, GDP GTP में एक्सचेंज हो जाता है। GDP GTP में एक्सचेंज हो गया और GTPase एक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, जब GDP GTP में एक्सचेंज हो गया तो यहाँ क्या आ गया, GTP आ गया ना, GDP की जगह। और GTP अगर आ गया, G अल्फा अगर GTP बाउंड है तो क्या होता था, बीटा गामा के लिए एफिनिटी कम होती थी या नहीं, याद करो कल की क्लास। जब बीटा गामा के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी तो G अल्फा GTP के साथ इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे एडिनाइलिन साइक्लेस से जाके बाइंड करेगा। एडिनाइलिन साइक्लेस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एडिनाइलिन साइक्लेस क्या करता था, GTP को CGMP में कन्वर्ट करता था। CGMP क्या, ATP को CMP में कन्वर्ट करेगा। ATP को जब CMP में कन्वर्ट करेगा तो CMP क्या करेगा, PKA को एक्टिवेट करेगा, और PKA क्या करेगा, CFTR पर फॉस्फोराइलेशन कराएगा। CFTR पर फॉस्फोराइलेशन होगा तो CFTR ओपन हो जाएंगे, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, ठीक है। ये क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होते हैं। कौन से ट्रांसपोर्टर है, क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। तो अब जब इन पे फॉस्फोराइलेशन हो गया तो क्लोराइड आयन इनमें से बाहर निकलने लगी। क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे तो ये बेसल सरफेस है पीछे की, बेसल सरफेस, बेसल सरफेस से क्या आएंगे, सोडियम आयन्स आएंगे। इनके भाई ओस्मोटिक इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस होगा उसे बैलेंस करेंगे। जब सोडियम आयन्स आएंगे तो H2O भाग के आएगा। समझ रहे हो या नहीं? इसकी वजह से देखा होगा कि आपको वोमिटिंग वगैरह होती है कॉलरा में। सबको समझ आया? कहाँ गए? यस मैम। बच्चों यस मैम। कोई ऐसा जिसे ना समझ आया हो? चलो मेरे साथ जरा पहले पॉइंट्स पढ़ो तुम लोगों को। देखो वैसे मैंने सब लिख दिया है। देखो कॉलरा टॉक्सिन एंड न्यूरामिनिडेज इज सिक्रेटेड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कोलराई इन द इंटेस्टिनल ल्यूमन।
ठीक है, पहला पॉइंट। देन न्यूरामिनिडेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ गट। तो बी सब यूनिट जो कि एक नॉन एंजाइमेटिक है, वो कॉन्टेक्ट बनाता है GM1 गैंग्लियोसाइट से। देन क्या होगा, AB5 सब यूनिट एंटर करेगा कहां पर, ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ER में क्या होगा, आपके A और B5 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होने के बाद क्या होता है कि आपके जब A और B5 अलग होंगे, फिर A जो है टूटेगा A1 और A2 में। A किसमें टूटेगा, A1 और A2 में। A1 जो है साइटोसोल में जाएगा और उसमें एक्टिविटी होती है ADP राइबोसाइलेशन की, ADP राइबोसाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब साइटोसोल में NAD प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, ये A1 एडिनिन और राइबोस को लेगा और ट्रांसफर करेगा G प्रोटीन के आर्जिनिन रेसिड्यू। ये रेसिड्यू याद होना चाहिए, तो पिट आ जाओगे किसी दिन मेरे हाथों। G प्रोटीन के कौन से रेसिड्यू पर, आर्जिनिन रेसिड्यू पर। ठीक है, देन क्या होगा, ADP राइबोसाइलेशन GDP को GTP में एक्सचेंज करेगा, इवन दो लाइगेंड नहीं है तब भी ये काम हो रहा है। और GTPase एक्शन जो है लॉस्ट हो जाएगा G अल्फा से। ठीक है, अब देखो एक्टिवेशन हो जाएगा एडिनाइलिन साइक्लेज का, इंक्रीज करेगा लेवल CAMP का, साइक्लिक AMP का। होस्ट सेल में साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ेगा तो PKA एक्टिवेट होगा, PKA एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर ड्यू टू अ रैपिड इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन। भाई PKA एक्टिवेट हो गया, CFTR पे फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड आयंस बाहर आने लगेंगे, इफ्लक्स होने लगेगा। देन डिक्रीज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन और मैसिव वाटर इफ्लक्स होता इंटेस्टिनल सेल। समझ आया सबको? कोई कैसा भी बच्चा, किसी को भी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या करती है? No, ma'am. है नो सब मैम। यूनिट का क्या काम है? ए भाई A1 का यहाँ रोल आ रहा है, A2 का रोल नहीं। A1 पर देखा गया था कि जो A सब यूनिट है, देखो तुम अपना माइक बंद करो पहले, सुनो मेरी। हाँ, जो ये देखा गया, देखो पहले तो ये देखा गया कि A और B5 एक साथ एंटर कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये देखी गई कि A जो है वो डिसोसिएट होती है क्योंकि उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है A1 और A2, तो यहाँ पर A1 का रोल है, A2 का रोल नहीं। समझ रहे हो मेरे लाल? मैम जनरली पूछा हूँ, इनका कोई रोल होता है? A2 का मैंने कहीं अभी तक रोल नहीं पढ़ा, अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। ओके। मे भी ऐसा होगा कि ये पेप्टाइड छोटा होगा, ठीक है, तो पेप्टाइड छोटे होने की वजह से अपना प्रॉपर रोल नहीं दे पाता होगा। ये तक अपना माइक बंद करो, तुम्हें डबल आवाज रिपीट हो रही है। बताओ और किसी को कोई डाउट पूरे इसमें? हाँ गई, No, ma'am. नो मैम। तुमको समझ आ गया? चलो समझ आ गया ना। चलो यहाँ पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जरा देखो मेरे साथ। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है कॉलरा टॉक्सिन को लेके, CT को लेके, CT को, ठीक है, CTX को लेके। CTX टारगेट G अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन थ्रू ADP राइबोसाइलेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ GTPase एक्टिविटी। ठीक है, देखो नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस को लेके। कॉलरा को हमने डिटेल में पढ़ा, बाकी ये डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस के लिए बस ये चीज देख लो। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या करता है, ये एंटर करता है। कौन सी टॉक्सिन रिलीज करता है, PT। क्या टॉक्सिन का नेम है, PT, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। और किसे टारगेट करता है, देखो यहाँ पर ये टारगेट कर रहा था G अल्फा स्टिमुलेटरी को, ठीक है, जिसकी वजह से ADP राइबोसाइलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से GDP टू GTP एक्सचेंज हो रहा था एंड GTPase एक्टिविटी लॉस्ट हो रही थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर किसे टारगेट किया जा रहा है, G अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन को। और किस पर, ध्यान से सुनो, प्रोटीन लाइक कॉलरा ADP राइबोसाइलेशन अकर एट कौन से अमाइनो एसिड पर, सिस्टीन। यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड था, आर्जिनिन। कौन सा अमाइनो एसिड है, सिस्टीन। तो G अल्फा जब इनहिबिटरी प्रोटीन को टारगेट किया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, लॉकिंग ऑफ G प्रोटीन मींस GDP टू GTP एक्सचेंज नहीं होगा। आइदर लाइगेंड हो या ना हो, ये बंद ही रहेगा। ठीक है, सुन रहे हो कांगले यस मैम। बच्चों? हाँ, और डिप्थेरिया में क्या होता है, ADP राइबोसाइलेशन अकर करता है इलोंगेशन फैक्टर EF ऊपर। कौन सा, ये अमाइनो एसिड याद होने चाहिए,
हिस्टिडीन अमाइनो एसिड पर। देखो, कॉलरा में आर्जिनिन होता है, पर्ट्यूसिस में सिस्टीन होता है अमाइनो एसिड, और डिप्थेरिया में हिस्टिडीन होता है। ठीक है, आगे बच्चों क्वेश्चन की तरफ मूव करें। बताओ, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्वेश्चन करोगे तो समझ में भी आएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फिर मूव करते हैं। डीवीटी 2019 में क्वेश्चन आया है ये। डिप्थेरिया टॉक्सिन ब्लॉक्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय, बताओ। ADP राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। वेरी गुड। देखो ऑप्शन लिख रहा है, देखो यहाँ लिख रहा है एटीपी राइबोसाइलेशन अकर एट इलोंगेशन फैक्टर 2, और कौन से रेसिड्यू पर? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर। ठीक है, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है No, कि ma'am. जितना मैं बता रही हूँ ना बस इतना पढ़ लो, तुम लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, गेट 2020 का क्वेश्चन। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया हुआ है डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ एबी टाइप टॉक्सिन। रीजन है द ए कंपोनेंट ऑफ द टॉक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल व्हाइल द बी कंपोनेंट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एंड किल्स द होस्ट सेल। बताओ क्या होगा आंसर? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डी। सब बी पे जा रहे हैं, बी या डी? डी मैम, डी। सबका डी है ना? अब भाई बाकी और लोग भी आंसर दे रहे हैं। Yes, ma'am. D है. यस मैम। डी है ना? देखो ऑब्वियसली डिप्थेरिया भी हमने पढ़ा ना, AB5 सब यूनिट कॉलरा में वाले केस में पढ़ा हमने। ठीक है, लेकिन ए कंपोनेंट कौन? होस्ट सेल थोड़ा ना कोई रिलीज करती, पॉजिटिव एजेंट है वो रिलीज करता है, उसी की तो है कॉलरा। जैसे कॉलरा टॉक्सिन में, पर्टिस्ट्रोसिस टॉक्सिन में, इन द सेम। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर है? डी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PSI नेट दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। In a signaling event, binding of an extracellular ligand activates G protein coupled receptor that eventually activates phospholipase C beta. Which one of the following statement truly reflects the function of phospholipase C beta? बताओ। Ma'am, option third. डैग IP3। और कोई भी आंसर दे लो। यस मैम, ऑप्शन थर्ड। भाई साफ बात है, क्या लिखा हुआ है? PLC को लेके लिखा हुआ है ना, कल ही पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को। PLC क्या करता है? इसके लिए कौन सा सबस्ट्रेट होता है? PIP2। और ये क्या करेगा? प्रोडक्ट देगा, क्या देगा? डेक एंड IP। DAG and IP3. तो क्या होगा? ऑप्शन 30 होगा, फॉस्फोलाइपेज C बीटा। CB कन्वर्ट्स PIP2 टू डेक एंड IP3। ओके, चलो आगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूछ लेना, शर्माना मत। DVT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, जितने मुझे क्वेश्चन मिले मैं सारे उठा लाई। Ma'am, C. Chloride transporter. एक बात है हमेशा, अगली बार तो आंसर नहीं दोगे, मन में रखना अपना आंसर। बाकी और लोग बोलो क्या होगा इसका आंसर? सी, क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। एग्जैक्टली। क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन इज क्या है? क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, क्लोराइड आइंस बाहर आने लगते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। DVT 2011 का क्वेश्चन है ये। डिप्थेरिया टॉक्सिन, अब चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर।
कहाँ गए भाई? मैम सब चैट में आंसर करते हैं। क्या करते हैं? हम चैट में चैट सब में आंसर आंसर दे रहे करते थे। अरे मुझे दिखता नहीं है चैट में, मुझे या तो मोबाइल पे चालू करनी पड़ेगी, फिर स्क्रीन शेयर में मुझे पता नहीं कहीं दिखता ही नहीं। चैट में आंसर करते हैं। डी, वाह, चलो ठीक है, डी ही भाई। वैसे भी बाहर से दिख रहा होगा, EF2 की बात हो रही है। ये ई स्मॉल ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा कोई बताएगा? यूकैरियोटिक। वाह क्या बात है, यूकैरियोट्स। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूकैरियोट्स। और EF इलोंगेशन फैक्टर 2 reacts with NAD+2 add ADP ribose to EF2 and prevents movement of peptidyl tRNA from A to P site in the ribosome। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा कम दिखेगा पर देखने की कोशिश करना। CSIR जून 2018 में पूछा गया है, पढ़ो और आंसर दो इसका। कहाँ गए? पढ़ा क्वेश्चन? हैं। Yes ma'am. Yes ma'am. डी fourth. होगा फोर। मैम ऑप्शन डी। मैम डी 4th ऑप्शन। देखो, G protein coupled receptor are used to detect and respond to many different types of signal, including neurotransmitter, hormones involved in glycogen and fat metabolism, and even photons of light। ठीक है, which of the following statement regarding GPCR is incorrect? क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखो, GPCR are a large family with a common structure of 7 membrane spanning alpha helix। बिल्कुल सही बात है। GPCR are coupled to trimeric G protein comprising 3 subunits, obviously alpha, beta and gamma। The G alpha subunit is a GTPase switch protein that alternates between an active on state with bound GTP and an inactive off state with GTP। ये भी statement बिल्कुल correct है। The on form gets bound to beta and gamma subunit and activate a membrane bound effector like, पता नहीं नीचे क्या लिखा है, रुको देखना पड़ेगा इसका, like adenylyl cyclase, phospholipase C और ion channel। अच्छा, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, कोई बताएगा? अल्फा से बाइंड करता है। Because bound on लिखा है, on में उसका dissociate mechanism of activity जो का example लिखा है। अल्फा एक्टिवेट करता है फैक्टर को, ना कि बीटा और गामा। अच्छा, और कोई? देखो, क्योंकि इसमें ये चीज लिख रही है कि द ऑन फॉर्म गेट्स बाउंड टू बीटा एंड गामा, तो ऑन फॉर्म जो है किसे एक्टिवेट करेगा? बीटा और गामा से बाइंड नहीं होगा, अल्फा से बाइंडिंग होगी ना जीटीपी की, और वो एक्टिवेट करेगा इफेक्टर मॉलिक्यूल को। ठीक है, बीटा और गामा की तो बस एफिनिटी कम हो जाएगी, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। आगे चले, चलो डीबीटी 2008 का क्वेश्चन है ये। सिस्टिक फिब्रोसिस इज ड्यू टू ए। ऑप्शन ए। सबको ए लग रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ बिल्कुल। डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल, ठीक है, इसकी वजह से डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल। चलो अभी और है क्वेश्चन। गेट 2017 का क्वेश्चन है।
बताओ, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। मैम ए। Yes, ma'am. ए। और कोई? ये बी किसने बोला, जरा अपनी शक्ल दिखाना। कौन था जिसने बी बोला? अरे भाई बी किसने बोला? देखो भाग गए बोल के। ये कल से मैं मोबाइल पे ऑन रखूंगी तब पता लगेगा। रुको बताऊंगी तुम्हें। हाँ अब भाई और लोग तो बोलो आंसर, 2-3 बच्चे ही बोल के रह गए। मैम ए। चलो एक और आंसर आया ये। बाकी देखो इतना तुम लोग धुना जाओगे कि बस। ये कॉलरा टॉक्सिन अभी मैंने क्या बताया था, मॉडिफाई करता है ना जी अल्फा स्टिमुलेटरी को, और स्टिमुलेटरी का मतलब क्या हुआ, GDP2 GTP एक्सचेंज हो जाएगा। और जबकि पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या करता है, मॉडिफाई जी अल्फा इनहिबिटरी, जो कि क्या कर देगा, लॉक कर देगा जी प्रोटीन को। तो GDP2 GTP एक्सचेंज नहीं होगा। याद आ रहा है? तो P का 3rd और Q का 1, P का 3rd Q का 1। देखो इन दोनों में से होगा, A और D में से कोई। IP3 का क्या बताया था, क्या होता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ना। IP3 याद करो, IP3 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रिसेप्टर होते हैं IP3 के। जब बाइंड होगा तो कैल्शियम आयन बाहर आने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, कैफीन। कैफीन कल बताया था मैंने, थियोफाइलिन एंड कैफीन क्या करता है, इनहिबिट CMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। क्या बताया भी था मैंने कि इनहिबिट करता है, लाइन भी लिखवाई थी मैंने ये कि कैफीन्स क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर देते हैं। इसकी वजह से नींद नहीं आती। याद आ रहा है बच्चों? यस यस मैम। चलो ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, A का 3rd, Q का 1st, R का 4th, S का 2nd, A। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है अभी, DBT 2019 का ये क्वेश्चन। अभी और भी है क्या? अरे अभी और भी है। The ion transport that will be the most affected following mutation in cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR gene is। ये CFTR की फुल फॉर्म याद कर लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। क्या होगा आंसर? C, Chloride. क्लोराइड। क्लोराइड। हाँ क्लोराइड। ठीक है। चलो नेक्स्ट, CSIR जून 2017 का क्वेश्चन। ये देख रहे हो तुम लोग, ये CFTR का कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से, और पूछिए एक ही बात जा रही है हर बार। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को। द सेकंड मैसेंजर विच ओपन्स कैल्शियम आयन पोर्स इन ER एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। IP3। IP3. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। ऑब्वियसली IP3 क्या करता है, स्मूथ, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ पर, ये स्मूथ याद रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इसके रिसेप्टर होते हैं। 100 बार बोल चुकी हूँ मैं बात। और इसके रिसेप्टर होने की वजह से कैल्शियम आयंस बाहर आते हैं। कैल्शियम आयन जब बाहर आएंगे तो जो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। कैल्शियम आयन किसकी तरह एक्ट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। ठीक है। तो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। और भी नहीं। बताओ आप, पूरे सेशन में किसी को कोई दिक्कत है, पूरे में किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई टॉपिक ना समझ आया हो? No, ma'am. किसी को कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी? अच्छा सुनो मेरी एक बात, तुम लोगों ने स्टडी मटेरियल कल देख लिया था, मैंने अपलोड कर दिया था आज के आज। ठीक यस है। मैम।
मैंने 33 मिनट पे ही अपलोड कर दिया है सारा स्टडी मटेरियल, और मैं करती जाऊंगी। शिफ्ट 1 की जो क्लासेस लूंगी वो शिफ्ट 1 में अपलोड कर दूंगी, जो शिफ्ट 2 की लूंगी वो शिफ्ट 2 में अपलोड कर दूंगी मटेरियल। और सुनो मेरी बात, पहली बात मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं एक भी लेक्चर रिकॉर्डेड ना तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ना ही मैं दूंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम लोगों की अटेंडेंस कम हुई, एक आध छुट्टी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कम हुई एक साथ लगातार अगर कंटिन्यूस में मेरी छुट्टियां नहीं, तो मैं तुम लोगों को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दूंगी क्लास से, ठीक है। बाद में मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, तो तुम लोग पहले ही ध्यान में बात उतार के चलो, ठीक है। चलो, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लास मैम एक डाउट है। हाँ, कहाँ बोलो। मैम जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग GPCR वाला, उसमें मतलब सेकंड ऑप्शन था कि मतलब GPCR जो मतलब जी प्रोटीन है वो ट्राइमेरिक है। तो मैम उसमें पिछले मतलब कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्राइमेरिक था, तो वो अच्छा, करेक्ट मतलब देखो। रॉन्ग आंसर था। हाँ देखो, सुनो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या देखो यहाँ क्या, मुझे लग रहा था कि किसी ने डाउट क्यों नहीं पूछा, मैं बड़े इंटेलिजेंट हुए हैं क्या। देखो GPCR यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्राइमेरिक, पर इसके साथ लिखा हुआ है कंप्राइजिंग 3 सब यूनिट अल्फा बीटा गौरमा। हाँ, लेकिन कल वाले में क्या था, सिर्फ और सिर्फ लिख रहा था कि ऑल जी प्रोटीन्स आर ट्राइमेरिक। डिफरेंस समझ रही हो? ट्राइमेरिक जब वो वहां बोल रहा था तो उसका मतलब था कि वो सारी सब यूनिट्स हम कह सकते हैं, अल्फा 3 हो सकती है, बीटा 3 हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो कोई नाम दे दे। लेकिन यहाँ पर उसे मेंशन किया हुआ है कि ये जो ट्राइमेरिक है वो अलग अलग है, अल्फा बीटा एंड गामा। समझ आया पूजा कुछ बात? यस मैम। अब बताओ किसी को कोई कैसी भी डाउट, और कोई कलेश? नो मैम। मैम एक ऐसी रैंडम क्वेश्चन है, हाँ पूछो। हाँ मैम, जो वो कॉलरा जब होता है तो जो GTPs एक्टिविटी जो लॉस हो गई रहती है, तो वही एक्टिवेट मतलब फिर से रीगेन कर लेती है अपनी एक्टिविटी को जब हम मेडिसिन लेते हैं। देखो मेडिसिन पर तो ये विब्रियो कॉलराई को निकाला जाता है ना। अच्छा, हाँ समझ रही हूँ मैं, एफडी भी राइबोसाइलेशन फिर हटाया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर जीटीपी ही रहा तो वो कैसे काम चलेगा भाई, हमेशा अगर एक्टिव रहेगा तो। समझ आया? और पूछो किसी को कोई डाउट, किसी को कैसा भी कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास बंद करूं? ठीक है, चलो मैं क्लास बंद कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय, टाटा। Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।